Good morning, all of you. Thank you for joining me again on this time, and welcome to the GST session, where today we are going to learn about business definition, which is written by the law. So, फटाफट से attendances दे दीजिए अपनी अपनी, इसका मैं नाम लूँ, and please say yes sir. Aisha. Akansha. Alok. Present, sir. Anil. Present, sir. Anjali. Present, sir. Ritik. Present, sir. Kanika. Present, sir. Mamta. Meenakshi. Present, sir. Roshni. Yes, sir. Sandhya. Present, sir. Shalini. Present, sir. Shikha. Present, sir. Shivangi. Shivangi. Okay, I can help you with that. Suresh. Please tell me if you have the Skype on your computer. Do you have Skype on it? Suresh. Okay, so I'll Tushar. open up card. Yes, sir. Vanshika. Yeah. Open the card and then Present, sir. go to Vidhi. Vidhi. Present, sir. Ashutosh. Present, sir. Okay. Present, sir. Present, sir. ठीक है. and then IS.gd inside the backslash and type QF MFA. No, Q as in queen, F as in friend, M as in money, F as in friend, A as in apple. तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास. Present, sir. Sir, मेरा माइक नहीं चल रहा है. कौन? शिवांगी. Yes, sir. Okay. Before starting today's session, firstly tell me कि आयशा एब्सेंट थी प्रीवियस क्लास में. ओके. अपनी 5 तारीख की भी अटेंडेंसेस देख लीजिए, ठीक है. स्टार्ट करते हैं फटाफट से. माइक और वीडियो अगर ओके तो टाइप वाई इन चैट बॉक्स प्लीज. Log out. We don't need this. Log out. Oh. No, we will different. राइट. देखिए, बिजनेस की डेफिनेशन हमें कवर करनी है. दिस इज द 9th डेफिनेशन इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस डेफिनेशंस ऑफ जीएसटी. बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, इसलिए एक एक चीज कवर करना. कॉपी पेन लेके रखिए अपने पास. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गो. बिजनेस. बिजनेस इंक्लूड्स. जीएसटी के अंदर कहा गया है कि बिजनेस इंक्लूड्स. इंक्लूड्स मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पर क्या क्या कवर किया जा रहा है, इसमें बात की जाएगी. तो बिजनेस के अंदर क्या क्या आएगा. सबसे पहले तो बात की गई है ट्रेड के बारे में. एनी ट्रेड. कॉपी में भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो. जो मैं एग्जांपल्स दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से दिखे सबको. या सो बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है. बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड. ट्रेड मतलब
ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर पेक्यूनियरी बेनिफिट। ये सबसे पहले हमें क्लियर करना है अच्छे से कि बिजनेस किसे कहते हैं। नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज बिजनेस, तो आप बोल सकते हैं बिजनेस इज जस्ट बिजनेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच गिव्स अस प्रॉफिट। बट ऐसे तो बिजनेस हम उसे भी कह देंगे कि जहां पर हम एक तरीके से आतंकवादी हमला कर रहे हैं, वो भी बिजनेस है, क्योंकि उनका मानना तो ये है कि हमें एक तरीके से अल्लाह ने बोला है करने को, एक तरीके से समझ रहे हो इस पॉइंट को। तो वो भी इस पॉइंट को बोलेंगे कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाई दिस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट गिव्स अस प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर कोई भी किसी भी डेफिनेशन को बाईपास न कर पाए, उसको ब्रेक ना कर पाए, इसीलिए लॉ के अंदर डेफिनेशंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो अभी जो मैं एक एक बात करूंगा ये सब बिजनेस के अंदर आएगा। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड। ट्रेड के बारे में लिखा गया है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कंपनी, ठीक है ना। जब आप मेनली गुड्स ट्रांसफर करते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा जो शोरूम होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो सब ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट गुड्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है बिल्कुल ये ट्रेड की तरह ही होता है, बट ये लार्ज स्केल में होता है, बड़ी मात्रा में। जैसे आपने ई कॉमर्स में सुना होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो वो कॉमर्स है, उसको ई कॉमर्स बोलेंगे क्योंकि वो बड़े लेवल पर बड़ी मार्केट कवर कर रहे हैं, तो वो कॉमर्स होगा। मैन्युफैक्चर क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया फिनिश गुड्स में, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी से नॉलेज लेकर सीए, सीएमए या फिर सीएस बन जाते हो, या फिर आप मान लीजिए डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो ये सब आर्किटेक्चर हो, ये सब स्किल्स आपको प्रोफेशनल बनाती है, तो उसको प्रोफेशन बोला जाता है। तो ये जो मैंने आपसे चार चीजें कही, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके बिजनेस के। अगर कोई भी पर्सन ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, पर्सन का मतलब हमने क्लियर करा था, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, कंपनी, फर्म। तो अगर कोई पर्सन इसको करेगा तो वो बिजनेस कर रहा है। ट्रेड के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं शुभम जनरल स्टोर। कॉमर्स के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट। मैन्युफैक्चर में आप लिख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। प्रोफेशन में लिख सकते हैं तिलक मूर्ति फर्म, जिसके अंदर सीएस वगैरह बैठते हैं, ठीक है, वहां पर हम प्रोफेशन बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप लिख लीजिए फटाफट से, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। अगर ये पर्सन ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको हम बिजनेस बोलेंगे। तो बिजनेस के अंदर कोई भी व्यापार, कोई भी कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, ये आ जाएगा, ठीक है। ट्रेड में गुड्स होता है, प्रोफेशन में सर्विसेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं, तो स्टार्टिंग में अगर मैं इसको एक चेन में बोलूं, तो मैं चेन भी बना सकता हूँ। देखो कैसे बनती है अभी। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने उस माल को उठाया उससे बड़ी मात्रा में और रिटेलर्स को दिया, तो रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? उसका ट्रेड कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, वो ट्रेड कर रहे हैं। और जो सीए वहां पर आके उनकी अकाउंटिंग को ऑडिट करेगा, वो प्रोफेशनल कर रहा है। ध्यान से सुनना, एक सेकंड भी बोलो मत, बोलो मत, ध्यान से सुनो एक पॉइंट को, एक फ्लो है उसको बिगाड़ो मत। मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ? स्टार्टिंग में जो बंदा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट कर रहा है, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर करे प्रोडक्ट्स, उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है? बड़ी मात्रा में उसने माल उठाया। उसके बाद उसने रिटेलर्स को दिया, रिटेलर्स क्या कर रहा है? उसका ट्रेड कर रहा है एक तरीके से, उसको हम ट्रेडिंग में लेंगे, ठीक है। उसके बाद सीए ने ऑडिट करा कि जितना भी प्रॉफिट कैलकुलेशन हुआ वो सही है या नहीं है, जिससे कि जिससे भी कोई भी लॉ के तहत चपत न पड़ जाए, उसको बोलेंगे हम प्रोफेशन, ठीक है। और अगर यही सब काम जैसे अमेजोन करता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है? चीजें बड़े लेवल पे होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है वोकेशन। वोकेशन के अंदर क्या आता है? वोकेशन बिल्कुल राइम हो रहा है वेकेशन की तरह। तो वोकेशन को आप क्या लिख सकते हैं? जब आप अपनी किसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना देते हैं, तो उसको वोकेशन कहा जाता है, ठीक है। व्हेन यू टर्न योर हॉबी इनटू प्रोफेशन, दैट इज कॉल्ड वोकेशन। व्हेन यू टर्न योर हॉबी इनटू प्रोफेशन, उसको कहते हैं वोकेशन,
मान लीजिए कोई पेंटर है, वो पेंटिंग ड्रॉ करता है, उसकी हॉबी है पेंटिंग ड्रॉ करना। वो कहता है भाई मैं तो पेंटिंग ड्रॉ करता हूँ, ये तो मेरा पैशन है, इसी के लिए मैं बना हूँ, मेरे हाथ में तो है ही कला, ठीक है, तो मैं बना देता हूँ शकुंतला। तो उसने क्या करा, अच्छे से पेंटिंग ड्रॉ करी। बट उसके दिमाग में एक चीज आई कि चलो मैं ना इसको ना ऑक्शन में बेचता हूँ, ऑक्शन में इसको डालता हूँ और देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। तो एट दैट पॉइंट ही इज डूइंग बिजनेस। तो वोकेशन में बिजनेस होता है। उसी तरीके से कोई आर्टिस्ट है जिसको गिटार बजाने का काफी शौक है, उसने गिटार सीखा। मान लेते कोई पर्सन है, आर्टिस्ट बोलना भी गलत है शुरुआत में, कोई पर्सन है उसको गिटार बजाने का काफी शौक है, उसने गिटार बजाना सीखा, गिटार बजा लिया, और फिर वो किसी होटल में गुलाबी आंखें ये गाना गा रहा है, ठीक है, किसी होटल रूम में जाकर, ठीक है, और उसके उसे पैसे मिल रहे हैं, अच्छे खासे चार्जेस ले रहा है वो। तो ही इज डूइंग बिजनेस। तो वोकेशन भी बिजनेस होता है। अगर आप अपने पैशन को, अपनी हॉबी को प्रोफेशन कन्वर्ट कर देते हो, सो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। तो दोनों एग्जांपल आप लिख लीजिए। पहले वोकेशन में क्या लिखना है आपको, व्हेन यू टर्न्ड योर हॉबी इनटू प्रोफेशन, यानी कि जब आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको वोकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, अ पेंटर ड्रॉज पेंटिंग, अ पेंटर ड्रॉज पेंटिंग, एरो करके लिखिए हॉबी, ये तो है उसकी हॉबी। और दूसरी तरफ लिखिए, ही सोल्ड इट इनटू एनी ऑक्शन, उसने उसको किसी जगह ऑक्शन में बेच दिया, नीलाम कर दिया, बाय ₹90,000, मान लीजिए 90,000 रुपए की उसने पेंटिंग बेच दी, ठीक है, ये भी लिखिए एग्जाम्पल में साथ के साथ। अब पेंटर ड्रॉज पेंटिंग, एरो करके लिखिए हॉबी, फिर दूसरी तरफ लिखिए ही सोल्ड इट इनटू एनी ऑक्शन, उसने उसको ऑक्शन में बेच दिया 90,000 रुपए में। दूसरा एग्जाम्पल, एनी आर्टिस्ट प्लेइंग गिटार, एनी आर्टिस्ट प्लेइंग गिटार, ये तो है हॉबी। और दूसरी तरफ लिखिए, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, ही प्लेज एट होटल गुलाबी आंखें एंड चार्जेस 1,50,000 रुपीज फॉर इट। ही प्लेज एट होटल दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, या कोई भी हो सकता है, मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है, 1,50,000 रुपीज इसके चार्ज करें। तो वोकेशन इज ऑल्सो अ बिजनेस गाइस, ठीक है। प्रोफेशन के आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, CMA CA आर्किटेक्चर। प्रोफेशन के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं CMA CA आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज जो हैं, और इससे संबंधित कोई भी सिमिलर एक्टिविटी, इससे संबंधित कोई भी सिमिलर एक्टिविटी, वेदर नॉट इट इज फॉर अ पैक्यूनरी बेनिफिट, पैक्यूनरी बेनिफिट का मतलब होता है मनी, अगर वो मॉनिटरी टर्म्स में किया जा रहा है, मतलब मनी के टर्म्स में किया जा रहा है, ठीक है, पैसों के लिए किया जा रहा है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी इससे संबंधित, तो वो भी बिजनेस होता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और एक्टिविटीज भी, जो सिमिलर एक्टिविटी है वो भी मुझे समझानी है। ध्यान से सुनना है कि एक पॉइंट को। हमने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन। अगर आप इसको सिंक्रोनाइज करके बोलना चाहते हो, तो अगर मैं एक सप्लाई चेन के एग्जांपल से बोलूं, बिकॉज सप्लाई चेन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट, यू कैन से मैन्युफैक्चर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, and then you can call trade, and then profession, and then commerce। क्योंकि एक एक चेन बन रही है, चेन, काइंड ऑफ अ चेन यू कैन से। वोकेशन क्या हो गया, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना, ठीक है, दैट्स इट। तो अगर इससे संबंधित कोई और एक्टिविटी भी है सिमिलर, तो उसको भी हमें पढ़ना है, पढ़ते हैं जरा। और कॉपी में लिखिए एडवेंचर एक्टिविटी, जी हाँ, एडवेंचर एक्टिविटी। अब आप बोलेंगे एडवेंचर एक्टिविटी का मतलब क्या, हाइकिंग करने जा रहे हैं वो भी एडवेंचर एक्टिविटी, वो भी बिजनेस है क्या? हम तो हाइकिंग करने जा रहे हैं जी, हम पहाड़ में जा रहे हैं चढ़ने के लिए, और हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, हमें तो ये शौक है, बंजिंग जंपिंग कर रहे हैं, क्या वो भी बिजनेस है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। शिखा को वॉइस, शिखा वॉइस क्लियर आ रही है? कल्पना ठाकुर यानी कि विधि, वॉइस क्लियर है? शिखा, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, मैसेज में टाइप करो। विधि आपको क्या आ रही है बताओ, 1 मिनट में वेट करता हूँ। आज की क्लास 12:30 तक चलेगी बाय द वे, ठीक है। अभी क्लियर है, ब्रेक हो जाती है। शिखा आपका क्या कंसर्न है बताओ। वॉइस नहीं आ रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो देख, जिनको भी वॉइस की प्रॉब्लम हो वो क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।
एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि इवनिंग में मैं वीडियो आपको सेंड कर देता हूँ बाय ग्रुप, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। और लास्ट क्लास का भी होमवर्क पेंडिंग है, ध्यान रखना, होमवर्क नहीं है मेरे पास किसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट लिखिए, एडवेंचर एक्टिविटी। हो सके तो कैमरा भी ऑन कर लो, मैं देख रहा हूँ सबको आज। एडवेंचर एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी अब क्या होती है, ठीक है। अब हम बोलेंगे एडवेंचर एक्टिविटी क्या है। देखिए, एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक नॉट हाइकिंग, नॉट माउंटेनियरिंग, हाइकिंग नहीं है, माउंटेनियरिंग भी नहीं है, बट एज अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू डू सम एडवेंचरस एक्टिविटी। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला। एडवेंचर एक्टिविटी हाइकिंग माउंटेनियरिंग नहीं होती है, बट एज अ पर्सन विद एन इंटेंशन, मतलब एज अ पर्सन आपके माइंड में क्या है, इंटेंशन है, टू डू सम एडवेंचरस एक्टिविटी, टू डू सम एडवेंचरस एक्टिविटी यूजिंग मनी। पैसे का इस्तेमाल करके कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं। चलो, पैसे का इस्तेमाल करके ना एक काम करते हैं, हम ना एक एक सेंटर खोलते हैं जहाँ पर हम लोगों को लॉटरी देंगे, ठीक है। और हम 1-1 रुपए में लॉटरी बांटेंगे। और मान लीजिए अगर हमने 10 लाख लोगों की लॉटरी बांटी, 10 लाख रुपए हमारी जेब में, और 1 लाख रुपए हम उस लॉटरी पर्सन को देंगे जिसकी लॉटरी लगेगी, यानी कि 9 लाख का बिजनेस कर लिया हमने एक तरीके से। एडवेंचर एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है अगर वो पैसे से संबंधित है तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एडवेंचर एक्टिविटी एज अ पर्सन एक इंटेंशन से आप करते हो पैसे का इस्तेमाल करके। और क्या होता है, बिजनेस की शुरुआत में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग समझ के साथ करते हैं, कुछ लोग नासमझी में करते हैं बिजनेस, ठीक है, जिसमें बुरी तरीके से फेल जाते हैं। तो आपको क्या समझना है, एज ए एडवेंचरस पर्सन जिसको अंदर से आ रहा होता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक कि यार मुझे ना पैसा इन्वेस्ट करना है और देख मेरा ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एडवेंचर एक्टिविटी उसने करी पैसों का यूज करके, विच माइट क्लिक इनटू बिजनेस, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका बिजनेस क्लिक कर जाए, क्योंकि ऐसे ही होता है बिजनेस के अंदर, ऐसी बिजनेस क्लिक कर सकता है। हो सकता है कोई आइडिया हो, ठीक है, जो मार्केट में नया आया हो, उसके तहत हम ये सब कर रहे हैं। हो सकता है कि मान लीजिए कि हमने एडवेंचर एक्टिविटी क्या करी, हमने सोचा कि चलो गाँव-गाँव जाएंगे और वहां पे ना क्या करेंगे, लोगों को हम ना फ्री में वॉशिंग मशीन देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको ऐसी सर्विसेज देंगे कि अब उन्हें क्या करना है, बस उसमें ऐसे इस तरीके से वॉशिंग मशीन देंगे, उसके साथ हम ये भी देंगे, एंड देन 1 साल बाद हम उससे चार्ज करेंगे। मतलब शुरुआत में हो सकता है कि हमने उनको फ्री में दे दिया प्रीमियम मॉडल, और उसके बाद हमने उससे उनसे सब्सक्रिप्शन लिया। इट कैन बी एनीथिंग यार, एनीथिंग। तो एडवेंचरस एक्टिविटी इस मकसद से करी जिसमें आपने पैसा भी लगाया और जिसकी वजह से हो सकता है बिजनेस भी क्लिक हो जाए, ठीक है। बट लॉ क्या कहता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। लॉ क्या कहता है, दैट द इंटेंशन ऑफ डूइंग एडवेंचरस एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज बिजनेस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मनी। यानी कि जिस इंटेंशन के साथ आप वो एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें साफ समझ में आ रहा है कि हो सकता है इसमें बिजनेस क्लिक हो जाए। तो बिजनेस क्लिक होने का वेट थोड़ी ना करेंगे, ये बिजनेस ही है, यानी कि इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा, एडवेंचरस एक्टिविटी, इसको भी लिख लीजिए, एडवेंचर एक्टिविटी। और एडवेंचर एक्टिविटी में आप क्या लिखेंगे, एज अ पर्सन विद एन इंटेंशन, एज अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू डू सम एडवेंचरस एक्टिविटी कनेक्टेड विद मनी, जिसका संबंध पैसे से भी है, ठीक है, विच माइट क्लिक इनटू बिजनेस। बस इतना लिखना है। और एडवेंचरस एक्टिविटी हाइकिंग माउंटेनियरिंग नहीं होता है, ये भी समझ लेना है। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाना है थोड़ा सा, और सैटरडे को जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगा मैं क्या होगा, इसलिए बने रहना हमारे साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला वो है वेजर। अगर वेजर है, वेजर WAGER, वेजर क्या होता है जी, वेजर का मतलब होता है पैसा लगाना। पैसा लगाने का मतलब ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बैटिंग भी हो सकता है, गैम्बलिंग भी हो सकता है, ठीक है। वेजर का मतलब इन्वेस्टिंग मनी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। इट इज ऑल्सो अ बिजनेस। जैसे कि MLM आपने सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें क्या होता है कि आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, फिर चेन बनेगी, फिर आपके अंदर इतने पर्सन होंगे, फिर आपको फर्दर चेन बनानी है, उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो बिजनेस, ठीक है। बैटिंग एंड गैम्बलिंग का एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई पैसा लगाया किसी भी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, बैटिंग में या गैम्बलिंग में, कहीं पोकर्स में जाकर, या फिर आपने सट्टा खेला, ठीक है, या फिर आपने कैसीनो में खेला, कुछ भी करा, इस पैसे लगाने को, इस वेजर को भी बिजनेस एक्टिविटी में गिना जाएगा। ये भी बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि आपका रेवेन्यू यहाँ से भी जनरेट हो रहा है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम ये भी मानी जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी लीगल एक्टिविटी के थ्रू भी ये कर रहे हैं
और हमारे पास वो पैसा आ रहा है, तो ये भी बिजनेस के अंदर काउंट होता है। वेजर इज ऑल्सो अ बिजनेस। तो लिख लीजिए WAGER, इन्वेस्टिंग मनी, कॉमा, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ऋतिक ने खोल रखा केवल कैमरा एंड कनिका एंड वंशिका, बाकी सब भी खोल रहे हैं कैमरा। क्या हो गया, अच्छे लग रहे हो सब। कुछ लोग तो इतना डर रहे हैं कैमरा खोलने में, रुमाल ही बांध रखा है कि सर कहीं छींक ना दे और कोरोना ना हो जाए। वेरी गुड ऋतिक। ठीक है जी, करते हैं आगे। तो मैंने अब तक आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, मैं एक एक करके उनको कवर अप भी करूंगा बीच में, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए समझना। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया जी बिजनेस क्या होता है। क्या होता है बिजनेस? सर बिजनेस क्या होता है? सर सिंपल है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, और ट्रेडिंग भी बिजनेस है, और अगर हम उसको बड़े लेवल पे करें तो कॉमर्स भी बिजनेस है, और अगर कोई प्रोफेशनल है, CA CMA या फिर आर्किटेक्चर, वो भी बिजनेस होगा। वोकेशन है, यानी कि हमने अपने पैशन को अपनी प्रोफेशन बना दिया, हॉबी करते थे और उसका हमने प्रोफेशन क्रिएट कर दिया। वी बिकेम अ गुड पेंटर, वी बिकेम अ गुड आर्टिस्ट बाय जस्ट प्लेइंग गिटार, तो वो या करके, तो वो भी वोकेशन है। बट ध्यान रखना है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, इसमें आप एडवेंचरस एक्टिविटी भी याद रखना, वेजर ध्यान रखना, ठीक है। और बस वेदर और नॉट इट इज फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट। मैंने पेक्यूनरी बेनिफिट का कुछ मतलब बताया था, टाइप करिए जरा चैट बॉक्स में क्या बताया था। लेट्स सी कितने जगह हैं। ये जो वर्ड है पेक्यूनरी बेनिफिट, आगे बढ़ने से पहले, हाँ ठीक है, पेक्यूनरी का मतलब होता है इन मनी टर्म्स। आगे बढ़ने से पहले मैं जब डेफिनेशन बोल रहा था, कोई मुझे टोक रहा था बीच में कुछ कुछ पूछने के लिए। कौन था वो बताइए? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? ठीक है, इसका आंसर है बेटा, पेक्यूनरी का मतलब रिलेटेड टू मनी। मैंने बताया था भी रिलेटेड टू मनी होता है इसका मतलब। अब पढ़ते हैं हम आगे बी पॉइंट में, ठीक है। बिजनेस में हमने इतना कवर कर लिया, फटाफट से मैं कवर करूंगा, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार एक पॉइंट समझ में आ गया तो बस उसका होमवर्क करने से वो चीज क्लियर हो जाती है। तो ध्यान सुनना, अगला पॉइंट बी पॉइंट में क्या कह रहा है, एनी ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू अबव। ध्यान से एक एक पॉइंट को पकड़ना। एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद अबव, अगर ऊपर दी गई सब चीजों से संबंधित कोई और ट्रांजैक्शन होती है जो कि एडिशनल है, ठीक है, जो एडिशनल है। यहाँ पर इंसिडेंटल का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इंसिडेंटल का मतलब हो गया एट दैट मोमेंट, हो सकता है कभी हो कभी ना हो, ठीक है। एंसिलरी का मतलब हमें समझना है, एंसिलरी का मतलब होता है एडिशनल। लिख लीजिए इसको, एडिशनल। फिर मैं इसको एग्जाम्पल से कवर करता हूँ फटाफट से। बी पॉइंट में एंसिलरी का मतलब होता है एडिशनल। एंसिलरी का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है, लिख लिया सबने, बढ़ते हैं आगे। तो बी पॉइंट पे कह रहा है कि ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शन के कनेक्शन में एनी एक्टिविटी, एनी ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू अबव, ठीक है, या तो उसको से संबंध हो या फिर वो एडिशनल हो। इसका मतलब पहले तो ये समझ लो, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कनेक्शन ऊपर दिए गए पॉइंट से हो वो बिजनेस होगा, ठीक है। दोबारा समझ लो, business includes any trade, commerce, manufacture, profession, vocation or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit। तो हमें समझ में आ गया। अब ऐसे पढ़ो, business includes any transaction in connection with और incidental और ancillary to above, मतलब
बिजनेस का मतलब ये भी होता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो ए पॉइंट में है, अगर कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ए पॉइंट से संबंधित किसी भी तरीके से, ट्रेड में करें, कॉमर्स में, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन या वोकेशन, और वो इंसिडेंटल हो या फिर एंसिलरी हो। इंसिडेंटल मतलब एट दैट मोमेंट, एनी मोमेंट, एंड एंसिलरी मतलब एडिशनल। एडिशनल, अब एडिशनल कैसी होती है कोई भी ट्रांजैक्शन, वो समझते हैं जरा एक एग्जांपल से। एक सीए है, उनका नाम है मिस्टर रजत। वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे भी हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं सीए की, और उन्होंने चार्ज करे 25,500 रुपीज, 25,500 रुपये उन्होंने चार्ज करे, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं पूरी की पूरी सीए की। ठीक है, तो उन्होंने 25,500 रुपये चार्ज करे उसके। वो तो उसकी उनकी एक बिजनेस एक्टिविटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह, उसी एक्टिविटी की वजह से उनका एक तरीके से बिजनेस चल रहा है। तो ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन हु इज गिविंग ऑनलाइन क्लासेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, and as a professional person with a license of CA which he gets from ICAI, as you all know ICAI क्या है, Institute of Chartered Accountants of India, जो लाइसेंस देता है कि आप एक वैलिड पर्सन हो who can ऑडिट इन दिस प्लेसेस। तो उसमें प्रैक्टिस वगैरह उन्होंने करने के बाद सीए बने, तब उन्होंने क्या करा, ऑनलाइन क्लासेस अपन दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ये है। तो रजत जी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं एज अ सीए, सीए की क्लासेस दे रहे हैं, 25,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल, ये तो हो गया ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल, यानी कि ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद अबव का एग्जाम्पल हुआ। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका संबंध ऊपर दिए गए पॉइंट से है, यानी कि ये जो मैंने पॉइंट बोला, इसका संबंध ट्रेड से है, कॉमर्स से, मैन्युफैक्चर से, प्रोफेशन से, वोकेशन से, तो इसका जवाब है प्रोफेशन से, क्योंकि ही इज अ प्रोफेशनल। तो ये जो ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं, यानी कि जो उनको पैसा मिल रहा है उस बच्चे से, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल पर्सन होते हैं वो एडवांस में पेमेंट उठाते हैं, बिकॉज इफ ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, और जब भी कोई बड़े अहदे पे सर्विसेज देता है तो एडवांस में पेमेंट उठाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और 25,500 रुपये उठा रहे हैं उस बच्चे से, उनकी वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। तो ये तो हो गया ट्रांजेक्शन का एग्जांपल। अब समझते हैं एंसिलरी का मतलब क्या है। एंसिलरी मतलब एडिशनल। देखो एडिशनल क्या होगा, मान लीजिए स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे ना काउंसलिंग चाहिए। उन्होंने बोला कैसे काउंसलिंग चाहिए भाई, आपको आपको पढ़ा तो रहे हैं। उन्होंने बोला सर मुझे इससे हटके कुछ और करना है। क्या करना है सर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना काउंसिल करें, टिप्स बताएं कि कैसे क्रैक कर सकते हैं सीए को पूरी तरीके से। आप मुझे अभी पढ़ा तो रहे हैं, पूरी नॉलेज तो दे रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज नॉट इनफ, बिकॉज मुझे एक्चुअली टिप्स एंड ट्रिक्स भी चाहिए। उस बच्चे ने ये बोला उनसे। तो उन्होंने बोला ठीक है जी मैं आपको करवा दूंगा, बट इसके आपके अलग चार्जेस लगेंगे। उस बच्चे ने बोला सर नो प्रॉब्लम, आप मुझे चार्जेस बताइए बस। उन्होंने बोला 5,500 रुपये मैं इसके अलग से लूंगा। तो ये जो 5,500 रुपये अलग से ले रहे हैं, ये होता है एडिशनल ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल। इसका मतलब होता है एंसिलरी टू अबव। एंसिलरी टू अबव का मतलब हो गया कि उनकी जो मेन एक्टिविटी है ऑनलाइन क्लासेस देने की, उसके अलावा वो काउंसलिंग भी दे रहे हैं उस बच्चे को। तो काउंसिल करना उस बच्चे को 5,500 रुपये में इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो एक रिलेटेड एक्टिविटी है। रिलेटेड एक्टिविटी का मतलब ये होता है वो उसी से संबंधित है। वो अचार नहीं बेच रहे हैं, वो उसी से संबंधित है काउंसिल करना। तो ये भी काउंट होगा उनके बिजनेस में। एंसिलरी का मतलब ये होता है। तो लिख लीजिए इसे। लिखने को कैसे लिखेंगे कि एक आप एक डमी बनाइए, उसमें लिख सकते हैं आप कि मिस्टर रजत प्रोवाइडिंग सीए क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ₹25,500 टू अ स्टूडेंट। ये तो आपने खैर लिख ही लिया होगा, ठीक है। और फर्दर स्टूडेंट ने क्या बोला, आई नीड काउंसलिंग क्लासेस ऑल्सो, काउंसलिंग ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द सीए एग्जाम। तो ये काउंसलिंग के जो चार्जेस वो उनसे लेंगे 5,500 रुपये, उसका मतलब होता है एंसिलरी। तो पहला एग्जाम्पल हमें क्लियर हो गया एंसिलरी का, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने क्लियर करा। अब आप अपना दिमाग लगा के 2 मिनट का वक्त है, एग्जाम्पल के अंदर कोई भी ऐसा एक और एग्जाम्पल मुझे दिखाइए। मैं भी जानना चाहता हूँ कितना दिमाग है मेरे बच्चों का। जी, मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कि क्या एग्जाम्पल्स आते हैं। प्राइवेट मैसेज में टाइप करना, देखते कितना फास्ट आपका ब्रेन चलता है। एंसिलरी का कोई एग्जाम्पल देना है, इस एडिशनल पॉइंट का जो मैंने बताया। जी ये मत करना है, क्या पूछ लिया ये, अरे हमसे मत पूछो। बताओ जी फटाफट। 2 मिनट का टाइम है।
कैमरे में देख सकते हो टाइम रन हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ लिखना है कि कोई बिजनेस कर रहा है और उसे हटके भी कुछ कर रहा है, बस इतना ही तो लिखना है। हमारे पास क्या इतना दिमाग नहीं कि हम चला के कुछ एग्जाम्पल दे सकते। एक मैसेज आया है। ओके कनिका, मैंने कहा कि हमें एक एग्जांपल देना है, आप लोगों को एक एग्जांपल देना है एंसिलरी का, कि कोई बिजनेस है और वो एडिशनली एक और एक्टिविटी भी कर रहा है। जैसे मैंने भी बताया कि सीए सर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और वो उसके साथ साथ काउंसलिंग भी कर रहे हैं बच्चे की। ठीक है, तो उसके साथ साथ वो जो एडिशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यानी कि एंसिलरी टू अबव, तो उसका हमें एक एग्जांपल देना है उसे। बताइए जी, क्या एग्जांपल है आपके पास? एक एग्जांपल आया है, ठीक है, मैं इसे पढ़ूंगा अभी। बाकी लोग फटाफट से टाइप करें। 1 मिनट 20 सेकेंड हो चुके हैं। और मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ उनको जो मुझे आंसर दे रहे हैं। टाइम अप। ओके, एक और एग्जांपल आया है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है और साथ के साथ वो वीडियोस को अपलोड भी कर रहा है यूट्यूब चैनल में, तो वो बिजनेस कर रहा है। ओके, एग्जांपल एक और आया है कि गोडाउन की सर्विसेज। हाँ, गोडाउन की सर्विसेज, वेरी गुड, कि मतलब उनका गोडाउन भी है, मतलब बिजनेस भी, और वो मतलब क्लियर नहीं हुआ गोडाउन सर्विस, मुझे थोड़ा सा उसमें और इलाबोरेशन चाहिए। ब्लॉगिंग। वेरी गुड, ब्लॉगिंग अच्छा लगा एग्जांपल, वेरी गुड। कि कोई साथ के साथ अगर कोई मान लीजिए कोई अगर सॉफ्टवेयर ट्रेनर है और वो साथ के साथ ब्लॉगिंग भी कर रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए डांस टीचर इज टीचिंग डांस ऑन द सेम साइड ही इज टेकिंग द स्टूडेंट टू डिफरेंट competitions फॉर हिज करियर्स एज वेल। इसका मतलब ये है कि डांस टीचर है, वो क्या कर रही है, डांस सिखा रही है, मान लीजिए कोई भी डांस अकेडमी में डांस सिखा रही है और वो ही is taking the student to a different competitions for his career as well. Okay, tax lawyer also giving the accounting service, it's real. Okay, मैंने खुद नहीं की है सर। Okay, teaching is a service, very good. ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ। एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल है एक मोबाइल शॉप, जो मैंने नॉर्मल पहले भी दिया था। जो मोबाइल शॉप वाला है वो क्या कर रहा है, वो मोबाइल बेच रहा है। ठीक है, कोई एग्जांपल आ गया कि एक लैपटॉप परचेज किया जिसकी वारंटी 1 ईयर है, जिसका अमाउंट 25,000 है और कस्टमर 5 ईयर की वारंटी लेना चाहता है, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पेड करना होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसे एक्सटेंडेड वारंटी बोलते हैं वैसे। बढ़िया। ये तुषार ने एग्जांपल दिया, वेरी ब्रिलियंट, कि हमें अगर एक्सटेंडेड वारंटी, देखो एक्सटेंडेड वारंटी मेरा भी एक वो था थ्योरी इसमें भी, कि अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो उसकी एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लो, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज है जिसने आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम जरूर आएंगे, बिकॉज ऑफ टेक्निकल थिंग। तो वहां पर अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो हमारा जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो बच जाता है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब एक एग्जांपल है कि मोबाइल शॉप का ओनर है, वो मोबाइल बेचता है, तो मोबाइल बेचना इन सब में से क्या आएगा बताओ? इन सब में से मोबाइल बेचना किस में आएगा? ए पॉइंट से बताओ। ट्रेड। ट्रेड, वेरी गुड। तो मोबाइल शॉप का जो ओनर है वो ट्रेड कर रहा है, वो मोबाइल बेच रहा है। बट वन डे एक दिन क्या होता है कि कस्टमर उसके पास आता है मोबाइल फोन लेकर और कहता है कि जी आपसे मैंने मोबाइल फोन खरीदा था, इसमें ना दिक्कत आ रही है। ठीक है, या फिर वो उसके पास कोई और सा मोबाइल है जो उसने कहीं और से खरीदा था, तो उसने बोला इसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसने बोला अच्छा जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं जरा। और उन्होंने उसका जो भी पार्ट था उसमें प्रॉब्लम थी, उस पार्ट को रिमूव करा और वो लगा दिया।
तो उन्होंने क्या करा, उन्हें एक मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस दी। तो मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो ये होता है एंसिलरी, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लॉ के डेफिनेशन कहा गया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऊपर दिए गए पॉइंट में क्लियर नहीं है तो उससे संबंधित या फिर एडिशनल कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर आएगा, ठीक है। तो एडिशनल ट्रांजेक्शन के हमने कुछ एग्जांपल्स अभी भी समझे। आप लोगों ने बताया कि अकाउंटिंग की सर्विस अगर कोई वकील दे रहा है, किसी ने कहा एक्सटेंडेड वारंटी की सर्विसेज कोई कंपनी दे रही है ट्रेडिंग के साथ साथ, ठीक है। और किसी ने बताया कि डांस कॉम्पिटिशन्स में भेजा जा रहा है बच्चों को, ठीक है। और उसका कनेक्शन ट्रांजेक्शनल भी होना चाहिए, यानी कि उसके लिए अगर वो पैसा चार्ज भी कर रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक है। या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनर, हम कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिखाते हैं और उसके बारे में ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग से भी पैसा कमा रहे हैं। किसी ने कहा कि हम पढ़ाने के साथ साथ यूट्यूब चैनल में वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं और वहां से हम एड ऑन करके वहां से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जो दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, एक तो था कि काउंसलिंग करना बच्चे की, दूसरा था मोबाइल रिपेयरिंग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब सी पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? सी पॉइंट पे लिखा हुआ है एनी ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ अबव, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन। अब देखो सी पॉइंट में और विस्तार में कहा गया है, क्योंकि मैंने कहा था बिजनेस की डेफिनेशन बहुत वाइड है, तो इसमें कह रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऊपर दिए गए पॉइंट से संबंधित, चाहे वो वॉल्यूम में कितनी भी हो, ठीक है। वॉल्यूम में चाहे वो 20 रुपए हो, 20,000 हो, 2 लाख हो, डजेंट मैटर, इसको बोलेंगे वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंटली हो रही है वो, फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। फ्रीक्वेंसी में हम ये बोल सकते हैं कि एक दिन में मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन हुई, अगले दिन 2 हुई, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो, एक दिन में 10 हो, अगले दिन 2 हो, या फिर उसके अगले दिन हो ही ना, कंटिन्यू हो, या फिर रेगुलर हो, या हो ही ना, तो अगर ऐसा होता है तो वो भी बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन हमने हमारा बिजनेस हो, हमने एक दिन मोबाइल बेचा तो अगले दिन हम बोले हम तो बिजनेस कर ही नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन बाय नेचर ऑफ अबव, और चाहे उसका वॉल्यूम यानी कि मनी आप कितना भी चार्ज करो, कितना भी आपके पास पैसा आ रहा है, डजेंट मैटर, 10 रुपए से लेकर 10 लाख, कुछ भी, फ्रीक्वेंटली वो हो रही है नहीं हो रही है, मतलब एक दिन में आपने एक ट्रांजेक्शन करी चाहे 10 करी, कंटिन्यूटी का मतलब कि रोज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट में क्या फर्क है? वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांजेक्शन की वैल्यू, चाहे वो कम हो ज्यादा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, 10, 20, 25, 30। और कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंसिस्टेंटली हो रही है नहीं हो रही है। इसको भी समझ लेते हैं, इस पॉइंट को जरा ध्यान समझना। कोई बैट्समैन है, वो बैटिंग करता है, तो वो रोज अच्छे रन मारता है, ध्यान सुना इस चीज को, वो कंटिन्यूसली अच्छे रन मारता है, तो इज अ गुड बैट्समैन। बट अगर उसने ज्यादा रन मार दिए एक मैच में और अगले मैच में नहीं मारे तो इज नॉट अ गुड बैट्समैन, यानी कि वो कंटिन्यूसली वॉल्यूम में रन नहीं मार रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली भी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी हो या वॉल्यूम हो, ये तीनों चीजें एक अच्छे बैट्समैन को बनाती है। बट बिजनेस के अंदर क्या बोल दिया गया कि चाहे वॉल्यूम हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे कंटिन्यू हो, ये तीनों चीजें हो या ना हो, डजेंट मैटर, ये बिजनेस है। दैट्स इट। हमने आज मान लीजिए हमने एज एन अकाउंटेंट, हमारे पास पीओ आते हैं मेल पे, और पीओ मतलब परचेज ऑर्डर्स। तो हमारे पास जो ऑर्डर्स आए, आज हमारे पास 10 ऑर्डर्स आए, हमने 10 के बिल बना दिए और माल उनको शाम को सप्लाई कर दिया। अगले दिन एक ऑर्डर नहीं आया, उसके अगले दिन 2 ऑर्डर आए, उनका बिल बना के माल सप्लाई करा, उसके अगले दिन एक ऑर्डर आया, उसका बिल बना के माल सप्लाई करा, उसके अगले दिन 1.5 लाख का ऑर्डर आया, माल बना के सप्लाई कर दिया, उसके अगले दिन ऑर्डर ही नहीं आया। तो हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम बिल्कुल कर रहे। उसके अगले दिन 25 ऑर्डर आ गए, उसके अगले दिन माल रिटर्न हुआ, तो वी आर डूइंग बिजनेस। तो आपको वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी वाले पॉइंट को क्लियर कट पकड़ना है, तीनों को एक जैसा नहीं बोलना है। वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांजैक्शन की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक दिन में 10, 20, 25, 30, और कंटिन्यूटी का मतलब कि लगातार ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं हो रही है प्रतिदिन, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। बात करते हैं डी पॉइंट की। हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए। हमने सोचा भी नहीं होगा, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि अरे यार ये सब भी बिजनेस होता है। मतलब डीप विद इन क्लियर तो होगा आपको, डीप विद इन ये तो पता होगा कि यार ये बात अपने बिजनेस की कर रहा है। मतलब जो भी चीज आपको बेची जाती है कहीं ना कहीं, जो भी सेल्समैन लोग कॉल करते हैं आपको, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को क्लियर तो कर लेते हो कि यार ये तो बिजनेस ही है। बट आज हम उनको लीगल वर्ड्स में, यानी कि एक्चुअल वर्ड्स में जो वर्ड्स हैं उनको भी पढ़ रहे हैं, जिनको बोलना क्या, यानी कि डिफाइन कर रहे हैं। अब डी पॉइंट पे क्या कहा गया है? सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं फटाफट से समझाता हूँ।
सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल गुड्स, मान लीजिए कोई कैपिटल गुड्स है जो आपने 2 लाख रुपए का परचेज करा। कैपिटल गुड्स का मतलब समझ लो क्या होता है। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जीएसटी के अंदर एक्चुअली में जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। गुड्स तो हमें पता है वस्तु या माल, सर्विस तो हमें पता है सेवा। तो वस्तु या सेवा देने में जो भी वस्तु होती है, सेवा होती है, अगर आप उसे प्रोवाइड करते हो सामने वाले को, देन वो वस्तु या सेवा टैक्सेबल होती है, जिसमें जीएसटी चार्ज करना होता है। ये तो मैं क्लियर है। बट गुड्स में फिक्स्ड एसेट नहीं आता, यानी कि गुड्स को आप फिक्स्ड एसेट नहीं बोल सकते। तो फिक्स्ड एसेट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल गुड्स। ये है जी। कैपिटल गुड्स से आपको फिक्स्ड एसेट समझना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर किसी बिजनेस ने परचेज करा कोई 2 लाख रुपए का कैपिटल गुड्स और उसमें उसने 24,000 रुपए जीएसटी पे करा, तो माई क्वेश्चन टू यू, कितना जीएसटी चार्ज हुआ होगा 2 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन में? इतना टाइम लग गया? 12%। 2 लाख रुपए के ऊपर अगर 24,000 रुपए जीएसटी लग रहा है तो दैट मीन्स 12%। तो 2 लाख का 12% कितना होता है? 24,000 रुपए। 2,24,000 रुपए ना, हाँ ठीक है। तो कैपिटल गुड्स मान लीजिए किसी बिजनेस से परचेज करा 2,24,000 रुपए का, 2 लाख का परचेज करा, उसमें 24,000 रुपए जीएसटी लगा, तो 2,24,000 रुपए का। मैं एक एक पॉइंट को धीरे धीरे बोलूंगा और क्लियर करूंगा, ठीक है, ध्यान सुनना। अब क्या हुआ, उसने कैपिटल गुड्स तो खरीद लिया। अब ध्यान सुनना आगे। बट बिजनेसमैन ने क्या करा, बिजनेस ना चलने की वजह से उसने 6 महीने बाद ही बिजनेस बंद कर दिया। अब 6 महीने बाद बिजनेस बंद कर दिया तो आगे क्या करेगा? उसने उस कैपिटल गुड्स को बेच दिया। जो भी उसने 2 लाख का खरीदा था उसने कैपिटल गुड्स को बेच दिया। तो बिजनेस की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदा और आपका बिजनेस नहीं चला और आपने उसे तुरंत बेच दिया, चाहे 6 महीने बाद चाहे 1 महीने बाद, अगर आपने उसको तुरंत बेच दिया, खरीद कर भी बेच दिया, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं परचेज करके अगर बेच रहे हो तो ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये भी बिजनेस के अंदर काउंट होगा। तो कोई भी बिजनेस अगर ऐसा कर रहा है कि उसने तुरंत कोई कैपिटल गुड्स खरीदा और फिर उसको किस लिए खरीदा? बिजनेस चलाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कमेंसमेंट, बिजनेस चलाने के लिए, और फिर उसने उसको बेचकर बिजनेस को क्लोज भी कर दिया, तो ये बिजनेस की डेफिनेशन में आता है। यानी कि वो व्यापारी जिसने कैपिटल गुड्स 2 लाख का खरीदा, 24,000 रुपए उसमें उसने जीएसटी पे करा और 6 महीने बाद बिजनेस ना चलने की वजह से उसने उस कैपिटल गुड्स को बेच दिया, तो ही इज डूइंग बिजनेस। तो उसकी वो वाली सप्लाई में भी जीएसटी चार्ज होगा। क्योंकि गवर्नमेंट पता क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि जब 2 लाख रुपए के ऊपर तुमने 24,000 रुपए जीएसटी पे करा, हम तुम्हें वो टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं 24,000 रुपए का। टैक्स बेनिफिट, अगर आपने मेरी पहले की जीएसटी क्लासेस देखी होंगी तो मैंने टैक्स बेनिफिट वर्ड बताया था, टैक्स बेनिफिट। तो 24,000 रुपए का अगर उसे टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, तो बेचते वक्त गवर्नमेंट उसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। बेचते वक्त गवर्नमेंट तो अपना बेनिफिट देखेगी ना। जब उसको बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है परचेज के टाइम पे, तो सेल करते हुए बेनिफिट भी तो गवर्नमेंट देखेगी अपना। और गवर्नमेंट का सीधा साधा क्या कारण है इसको बिजनेस बोलने का और इस ट्रांजेक्शन को टैक्सेबल बनाने का? वो ये है कि हम तुम्हें आईटीसी दे रहे हैं तो तुम हमें एक तरीके से टैक्स कलेक्ट करके भी दोगे। तो सप्लायर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल गुड्स भी बिजनेस होता है। डी पॉइंट में हमें ये समझ में आया। हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं, बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट में फटाफट से। ई पॉइंट हमसे कह रहा है प्रोविजन बाय अ क्लब। प्रोविजन बाय अ क्लब, प्रोविजन का मतलब होता है प्रिपरेशन। फटाफट से मैं कवर करूंगा। प्रोविजन बाय अ क्लब या फिर कोई एसोसिएशन या फिर कोई सोसाइटी और एनी सच बॉडी for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members as the case may be। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई सोसाइटी है जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जांपल ले लीजिए। तो किसी भी सोसाइटी में बहुत सारे घर होते हैं। तो मान लीजिए किसी सोसाइटी के अंदर 200 घर हैं और सोसाइटी के अंदर एक होता है आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म पता है किसी को? पता है तो टाइप करो चैट बॉक्स में, और नहीं पता तो एनबी टाइप करो, एन।
आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म जैसे कि आशुतोष ने बताया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बिल्कुल सही। तो आरडब्ल्यू का मतलब होता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो अगर कोई सोसाइटी को कोई क्लब, ठीक है, कोई भी क्लब या फिर कोई भी एसोसिएशन, ठीक है, या फिर कोई भी सोसाइटी, मान लीजिए उसके अंदर आरडब्ल्यू का गठन हुआ, उस सोसाइटी के अंदर आरडब्ल्यू क्या है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका क्या काम है मेन देख लो, समझ लो। मान लीजिए एक सोसाइटी के अंदर 200 घर है, वहां पर आरडब्ल्यू की स्थापना हुई, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस एसोसिएशन का मकसद क्लियर कर दिया कि देखो हमारा मकसद ये है कि 200 के 200 घर में कभी भी, यहाँ पर जो हम घर के पास रह रहे हैं ना, यहाँ पर कभी भी रोड की दिक्कत नहीं आने देंगे, लाइट की दिक्कत नहीं आने देंगे, पार्क, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वाटर, सब फैसिलिटीज हम हर एक पर्सन को जो घर में रह रहा है उसको देंगे, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं इस सोसाइटी के अंदर। तो उस एसोसिएशन का ये मकसद था, तो वो है आरडब्ल्यूए। अब आरडब्ल्यूए क्या कर रहा है, आरडब्ल्यूए जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, एक ट्रेजरर होता है जिसके पास पैसा होता है, ठीक है, उसके पास पैसा होता है, और एक सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी जैसे कि आपने पता ही होगा, वो होता है गोकुलधाम सोसाइटी का एक मवेशी सेक्रेटरी, बेड़े, है ना, तो वो सेक्रेटरी भी होता है। तो इसको हम एक बिजनेस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो भी सप्लाई करेगा तो इसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज होगा, ध्यान रखना। तो अगर कोई भी आरडब्ल्यू है जो कि अपनी सोसाइटी को सर्विसेज दे रहा है, जिसमें 200 घर हैं और सड़क, पानी, पार्क, सिक्योरिटी, इन सब की व्यवस्था भी कर रहा है, तो ऐसे कुछ प्रोविजन जो भी सोसाइटी करती है तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आती है, और उनकी ये गुड्स या सर्विसेज जो भी सप्लाई की जा रही है वो चार्जेबल होगी अंडर जीएसटी, उस पर जीएसटी लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। तो आप कॉपी में लिख लीजिए, provision by any club, provision by any club, comma association, नहीं comma नहीं, slash association, slash society members, सोसाइटी को हटा दो, नहीं सोसाइटी नहीं आएगा इसमें, अभी सोसाइटी को मत लिखो इस एग्जाम्पल में, ठीक है। फिर आप लिखो प्रोविजन बाय एनी क्लब प्रोवाइडिंग, प्रोविजन बाय एनी क्लब स्लैश एसोसिएशन, अब ब्रैकेट में लिखो आरडब्ल्यूए, आरडब्ल्यूए गिविंग, RWA giving facilities of, RWA giving facilities or benefits of road, comma light, comma park security, etc. Road, comma light, comma park security, etc. So the benefits provided by this association, so the benefits provided by this association will considered as supply of goods and services, supply of goods and services and चार्जेबल विद जीएसटी, और जीएसटी के साथ वो चार्जेबल भी होगा। तो ई पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अगला पॉइंट है एफ पॉइंट। एफ पॉइंट पे क्या कह रहा है, अब अगला क्या है पॉइंट में, बिजनेस। देखो यहाँ पे कह रहा है एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमिसेस, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमिसेस, किसी भी प्रीमिसेस में एडमिशन, किस लिए, कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन के मकसद से, यानी कि उनसे पैसा लेने के मकसद से किसी को इन करना। तो सोचो, हमने कभी भी कुछ भी पैसा देकर कहीं इन हुए हैं? तो इसका जवाब है हाँ। कितनी बार हम इन हुए हैं? आपने कितनी बार टिकट दिखाकर किसी भी एम्यूजमेंट पार्क के आप अंदर गए हो, किसी भी सिनेमा हॉल में आप टिकट देके जाते हो, म्यूजियम में भी आप टिकट दिखा के ही अंदर जाते हो। तो कोई भी ऐसी संस्था जो कि लोगों को एंट्री दे रही है और उसके बदले उनसे कंसिडरेशन के रूप में पैसा चार्ज कर रही है, ठीक है, तो वो भी
एक बिजनेस होता है। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल में आप कैसे लिखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। आप बीच में एक लकीर बनाइए, एक बीच में एक वर्टिकल लाइन बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि उल्टे हाथ में लिखिए एंट्री ऑफ अ पर्सन, एंट्री ऑफ अ पर्सन, और उसके नीचे एक डमी बना दीजिए। डमी मतलब एक पर्सन बना दीजिए, छोटा सा नन्हा सा बच्चा। और राइट हैंड साइड में लिखिए टू अम्यूजमेंट पार्क, टू अम्यूजमेंट पार्क, उसके नीचे लिखिए टू सिनेमा हॉल, और उसके नीचे लिखिए टू म्यूजियम। या तो किसी अम्यूजमेंट पार्क में, या किसी सिनेमा हॉल में, या फिर किसी म्यूजियम में। कोई ये एक एग्जाम्पल है बेसिकली। और नीचे लिख दीजिए ₹1000 फॉर एंट्री, मतलब एंट्री के लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बिजनेस होता है। देखो डेफिनेशन ऐसा लग रहा है खत्म हो गई, अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो पड़ी है। अभी जी पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, जी पॉइंट लास्ट पॉइंट है। इसके बाद बिजनेस की डेफिनेशन खत्म। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या क्या बिजनेस की डेफिनेशन समझ में आया। फटाफट से क्लियर करते हैं। सबने लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? अगर आप लोग चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं तो टाइप वाई इन चैट बॉक्स, और किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट आधा घंटा हम और पढ़ेंगे, फिर क्लास ओवर। और सैटरडे को ध्यान रखना, सैटरडे को इम्पोर्टेंट, मुझे एक इम्पोर्टेंट खबर देनी है आप लोगों को। क्या होगा देखिए, जी पॉइंट में कह रहा है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस ये भी होता है। अच्छा क्या होता है, पढ़ लो पहले। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस। ध्यान से पढ़ना, डेफिनेशन के अंदर ही समझ सकते हो। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में रहकर सर्विसेज देता है। ठीक है, विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। यानी कि वो अपने ऑफिस में बैठ के कोई ऐसी सर्विसेज देता है, ठीक है, जिसका संबंध, यानी कि वो बिजनेस के अंदर अपने बैठ के कोई ऐसी सर्विसेज देता है जो किसी और बिजनेस की है। ठीक है, यानी कि खुद वो क्या कर रहा है, हो सकता है ट्रेड कर रहा हो, प्रोफेशन कर रहा हो, या वोकेशन कर रहा हो। ठीक है, और होल्डर ऑफ एन ऑफिस है वो, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, अगर वो किसी और बिजनेस के अंदर कोई भी मेंबर बनता है तो वो बिजनेस कर रहा है। और यहां पर हमें समझना है इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके। अब बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन का मतलब है, मान लेते हैं सीए, और वो एक ऑफिस के अंदर बैठ के सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, किसी और बिजनेस को, अपने ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन से हटके। अपने ट्रेड, प्रोफेशन या वोकेशन से हट के वो किसी और ऑफिस को सर्विसेज दे रहा है, वो तो ठीक है। बट वो किसी और ऑफिस के अंदर एक मेंबरशिप भी रख रहा है। मतलब इस पॉइंट में ये कह रहा है वो किसी और बिजनेस के अंदर एक मेंबरशिप भी रख रहा है। एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए एक सीए है, ठीक है, मिस्टर एक्स है उसका नाम, और वो एक प्रोफेशनल पर्सन है। ठीक है, वो सीए, सीएस, सीएमए कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या कर रहा है अपने ऑफिस में रहकर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को ना सर्विसेज दे रहा है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स ने एज अ प्रोफेशनल पर्सन, एज अ सीए, सीएस या फिर सीएमए सर्विसेज दी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, ये 3 कंपनीज है मान लीजिए। अब ए लिमिटेड से उसने रेवेन्यू जनरेट कर दिया 10 लाख रुपए का, बी लिमिटेड से रेवेन्यू उसने जस्ट अर्न कर लिया 5 लाख रुपए का, और सी लिमिटेड से उसने रेवेन्यू अर्न कर दिया मान लीजिए 3 लाख रुपए का। अब ध्यान समझना, इस बीच में क्या हुआ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बी लिमिटेड मिस्टर एक्स की सर्विसेज से काफी खुश हुआ। उसने बोला यार तुम बहुत अच्छी तरीके से मुझे सर्विसेज देते हो, क्योंकि तुम एक अच्छे प्रोफेशनल हो, तो व्हाई डोंट यू जॉइन माय बिजनेस, व्हाई डोंट यू जॉइन माय बिजनेस, तो मेरी कंपनी में आ जाओ। अब मिस्टर एक्स ने क्या बोला, अगर सर मैं आपकी कंपनी में आ जाऊंगा तो ये सब कौन करेगा। कह रहा उसकी टेंशन मत लो, बिल्कुल मत लो उसकी टेंशन। बी लिमिटेड ने कहा, पहले तो समझ लेते बी लिमिटेड का स्टेटमेंट क्या था। बी लिमिटेड इज हैप्पी फ्रॉम मिस्टर एक्स सर्विसेज। बी लिमिटेड बहुत खुश था मिस्टर एक्स की सर्विसेज से, एंड उसने प्रपोजल दिया मिस्टर एक्स को कि आप ना हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आपको हम एज अ
पर्सन रख लेंगे, वैसे डायरेक्टर रख लेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आप आ सकते हो। तो मिस्टर एक्स ने इस पूरे के पूरे प्रपोजल को स्वीकार करा, कितने रुपए में? 15 लाख रुपए में। अगर मिस्टर एक्स ने इस प्रपोजल को 15 लाख रुपए में स्वीकार कर लिया, फिर मिस्टर एक्स ने एक पोजीशन होल्ड कर दी एज अ डायरेक्टर, कहां पर? बी लिमिटेड में, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसने एज अ सीए सर्विसेज दी थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हो गया और 15 लाख रुपए में उसने वो पोजीशन होल्ड कर ली। तो ध्यान रखना, ये भी एक बिजनेस है। बहुत ही तगड़ा पॉइंट था वैसे, ये डेफिनेशन के अंदर समझ में ही नहीं आता ना, तो एग्जाम्पल में देखो कैसे क्लियर हो जाता है। मैं चाहूंगा कि रैंडमली कोई स्टूडेंट आए और उसको समझाए इस पॉइंट को एक बार, तो मैंने बताया कोई भी आ सकता है, एनीबडी। डरो मत, कोशिश करो, आ जाओ कोई भी, माइक ऑन करो और बोलो। मौन। किसी में गट्स नहीं है बोलने के लिए? लास्ट डेफिनेशन का मीनिंग समझाओगे कोई भी? ट्राई करो। आयशा, आलोक, अनिल, अंजलि, आशुतोष, ऋतिक, ठंड कर रही, कनिका, ममता, मीनाक्षी, कौन कौन आया? संध्या, शालिनी, शुभम। शुभम कौन है? हु शुभम? तुषार, विधि। कोशिश करो भाई, कोई भी आओ। जी पॉइंट को समझाओ, कोई भी ट्राई तो करो एक बार।
हेलो। सर लाइक जैसे दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। जो पर्सन बी था वो पर्सन ए के अंडर कुछ काम कर रहा था अपने प्रोफेशन या ट्रेड के लिए, और आफ्टर दैट उस पर्सन ए ने बी को अपने साथ काम पे रख लिया, तो वो जो कोर्स ऑफ एक्शन हुआ वो बिजनेस होता है। ओके, वेरी गुड। इसके बाद मतलब यही है कि मैं ट्राई करना था यार, अच्छा बोला आपने। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए कॉपी में। एग्जाम्पल यही है कि जो मिस्टर एक्स है ना, वो प्रोफेशनल है, सीए, सीएस है, सीएमए उसने कर रखा है, ठीक है, सिंपल। और उसने 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड को। ए लिमिटेड से उसने रेवेन्यू अर्न करा, जनरेट करा 10 लाख रुपए का, बी लिमिटेड से 5 लाख रुपए का, और सी लिमिटेड से 1 लाख रुपए का मान लीजिए। तो बी लिमिटेड को उसकी सर्विसेज काफी पसंद आई और उसने उसको एक प्रपोजल दिया कि मिस्टर एक्स, व्हाई डोंट यू ज्वाइन माय कंपनी एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आ जाओ, मैं आपको 15 लाख रुपए का प्रपोजल देता हूँ। मिस्टर एक्स ने हाँ कर दिया। अब मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? मिस्टर एक्स इनडायरेक्टली जो बी लिमिटेड को सर्विसेज दे रहा है, और साथ के साथ वो बी लिमिटेड कंपनी के अंदर एज अ पर्सन, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट भी हो चुका है। तो इसमें बात की गई है एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, एज डायरेक्टर ऑफ सम अदर ऑफिस ऑफ हिज क्लाइंट। यानी कि वो अपने ऑफिस में काम तो कर रहा है, बट वो एज अ डायरेक्टर भी किसी और ऑफिस में अपने क्लाइंट को, जो उसका क्लाइंट है ना, उसके ऑफिस में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो चुका है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन। तो इस पॉइंट को पूरा लिख लीजिए। ये थोड़ा सा टफ पॉइंट भी था, मैं समझ रहा हूँ, तो इसको लिखिए। इसका पूरा मीनिंग हम लिखेंगे। मिस्टर एक्स एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, लिखो पहले से। Mr. X, as the holder of an office, arrow, as director of some other office of his client, Mr. X, as the holder of an office, arrow, as director of some other office of his client, in the course of his profession, in the course of his profession, arrow, during giving services as CA, during giving services as CA। यानी कि वो ऑफिस में एक पोजीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, अपने ऑफिस में तो काम कर ही रहा है मिस्टर एक्स, और एज अ डायरेक्टर वो अपने क्लाइंट के ऑफिस के अंदर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट भी हो चुका है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन, मतलब अपने प्रोफेशन के अंदर ही वो काम भी कर रहा है, और वो अपने क्लाइंट के ऑफिस में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट भी हो चुका है। तो इस पॉइंट का साफ साफ मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन सर्विस सप्लाई कर रहा है अपने क्लाइंट को, और उसी ऑफिस के अंदर, अपने क्लाइंट के ऑफिस में कोई पोजीशन भी होल्ड कर रहा है, तो वो पोजीशन होल्ड करना भी बिजनेस एक्टिविटी होता है। तो ही इज डूइंग बिजनेस। तो बढ़ते हैं हम आगे। जी पॉइंट भी हमारा कवर अप हो चुका है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक बिजनेस की डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है, अभी एक पॉइंट और है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे। एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब, एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब। रेस क्लब के बारे में सबने सुना ही होगा। रेस क्लब क्या करता है? वो हॉर्सेस को दौड़वाता है, और उसमें फिर बताऊंगा उसके बाद। तो एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग, इतना ही लिखना बस। एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग, अब इसके नीचे लिखो क्या क्या होता है। जो रेस क्लब है, अगर वो नीचे दिए गई एक्टिविटीज कर रहा है तो बिजनेस कर रहा है। तो लिखिए पहला पॉइंट, बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था।
टोटलाइजेटर का मतलब क्या होता है जरा बताओ, अगर पता है तो चैट बॉक्स में टाइप करो, प्राइवेट मैसेज में नहीं पता तो एंड टाइप करो फटाफट से क्विक। तो टोटलाइजेटर का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो एक कंप्यूटर मशीन होती है, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करती है कि विच वेज ऑन विच हॉर्स, ठीक है, वो ये बताती है, वो मशीन कंप्यूटराइज मशीन होती है टोटलाइजेटर, आइडेंटिफाई विच वेज इज ऑन विच हॉर्स विद रिटर्न। लिख लो साथ के साथ ही, यानी कि एच पॉइंट में हमने एक और पॉइंट बनाया और यहाँ पे लिखना है एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, यानी कि अगर कोई रेस क्लब है जो एक्टिविटीज कर रहा है यूजिंग टोटलाइजेटर। टोटलाइजेटर क्या होता है? कंप्यूटर मशीन जिसके अंदर ये डिफाइंड होता है, वो आइडेंटिफाई करता है, बताता है विच वेज इज ऑन विच हॉर्स विद रिटर्न, यानी किस घोड़े में कितना पैसा लगा और कितना पाओ, किस घोड़े में कितना पैसा लगा और कितना पाओ। तो ये टोटलाइजेटर के थ्रू अगर कोई रेस क्लब एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, तो टोटलाइजेटर के थ्रू अगर वो कर रहा है तो रेस क्लब बिजनेस कर रहा है, ये वाली एक्टिविटी बिजनेस के अंदर आएगी। दूसरी एक्टिविटी कौन सी बिजनेस के अंदर आएगी? अ लाइसेंस टू बुक मेकर, अ लाइसेंस टू बुक मेकर, अगर उसने बुक मेकर को लाइसेंस दे दिया कि आप ये लाइसेंस रखो, ठीक है, इस लाइसेंस के थ्रू आप रेसेस ऑर्गेनाइज करवाओ मेरे बिहाफ में, आप ऑर्गेनाइज कराओ बिंदास, तो बुक मेकर को लाइसेंस देना भी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट है एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, ये मैं आपको सीए की लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ सारा। एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, यानी कि उस क्लब ने, उस बुक मेकर ने एक्टिविटीज सप्लाई करी, यानी कि एक्टिविटीज करी, ठीक है, एज अ लाइसेंस बुक मेकर। जब वो काम करेगा तो ध्यान रखना वो भी बिजनेस के अंदर आएगा। तो रेस क्लब के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर आएगी? पहली, टोटलाइजेटर के थ्रू ये बताना कि किस हॉर्स में कितना पैसा लगा और कितना रिटर्न मिलेगा, ये बिजनेस एक्टिविटी है। दूसरा, बुक मेकर को लाइसेंस देना भी बिजनेस एक्टिविटी है, ये भी बिजनेस है। और तीसरा, बुक मेकर जब लाइसेंस का इस्तेमाल करके रेसेस ऑर्गेनाइज करवाएगा तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी है। आगे बढ़े फटाफट से, ठीक है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद बिजनेस की डेफिनेशन पूरी तरीके से खत्म, तो इसको कवर करते हैं। अगला पॉइंट है कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी के अंदर आती है, ठीक है, और वो एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, तो वो भी बिजनेस। मान लीजिए कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्थापना करी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्थापना करी। अब हम क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर? हम क्या करते हैं, हम स्पीड पोस्ट में अपना, मान लीजिए कोई मेल हमें किसी को भेजना है जल्दी से, तो हमने उसको स्पीड पोस्ट करा, तो स्पीड पोस्ट करने के बाद पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। अब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जीएसटी चार्ज कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है। तो ये जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की मैंने बात करी यहाँ पर, जो जीएसटी चार्ज कर रहा है स्पीड पोस्ट के ऊपर, वो भी बिजनेस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी स्थापना करी है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे बिजनेस हम खोलते हैं अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला, और फिर अगर हम इनकम ज्यादा अर्न करें तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट खोला और स्पीड पोस्ट में जीएसटी के थ्रू, जीएसटी चार्ज करने के थ्रू पैसा अर्न करा। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा करा क्योंकि वो पब्लिक यूटिलिटीज की एक तो सेवाएं भी दे रहे हैं और उसके साथ वो जीएसटी भी उस पर चार्ज करेंगे, तो वो बिजनेस के अंदर आएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम रेलवे की कोई एसी कोच की फैसिलिटी लेते हैं, हम रेलवे के अंदर कोई भी राजधानी या कोई भी ट्रेन है, उसका एसी कोच लेते हैं। एसी कोच मतलब वो डिब्बा जहाँ पर एसी चलता है। तो एसी कोच की जो फैसिलिटी हमने ली किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट से, तो वो भी जीएसटी के अंदर चार्जेबल होगा, और ये एग्जाम्पल भी इसी पॉइंट के अंदर आएगा क्योंकि इसकी स्थापना भी गवर्नमेंट ने करी है। तो आई पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लीजिए, आई पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे? एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, any activity or transaction undertaken by the
any activity or transaction undertaken by the central government, any activity or transaction undertaken by the central government or state government or any local authority any activity or transaction undertaken by the central government or state government or any local authority in which they are engaged as public utilities, जहां पर वो engage हैं उस काम को करने में पब्लिक को फायदा पहुंचाने के मोटिव से। दो एग्जाम्पल है इसके। पहला एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट इज अ सीजी डिपार्टमेंट, लिख लीजिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल में पहला पॉइंट है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक तरफ आप छोटा सा पोस्ट ऑफिस बना दो, एक तरफ आप अपने आप को बना दो, और जहां पर आपने अपने आप को बनाया है उसमें लिख दीजिए यू गो देयर टू स्पीड पोस्ट। यू गो देयर मतलब पोस्ट ऑफिस के पास आप क्यों गए? स्पीड पोस्ट करने के लिए। अब पोस्ट ऑफिस जो आपने वहां पर बनाया है ना, उसके नीचे लिख दीजिए हियर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट विल चार्ज जीएसटी ऑन इट। हियर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट विल चार्ज जीएसटी ऑन इट because this is their business, because this is their business। दूसरा एग्जांपल है एसी कोच वाला, जहां पर हम एज अ यात्री रेलवे की फैसिलिटी ले रहे हैं और रेलवे की स्थापना गवर्नमेंट ने करी, तो उन्होंने क्या करा, उस टिकट के ऊपर जीएसटी चार्ज कर दिया, तो रेलवे विल चार्ज जीएसटी ऑन इट। तो यू गो देयर बाय एसी कोच, अगर तुम जाते हो एसी कोच के थ्रू, तो हेयर रेलवे विल चार्ज जीएसटी ऑन इट। तो बिजनेस के अंदर हमने जितने भी पॉइंट पढ़े, अगर मुझे उन्हें कवर करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? पहला पॉइंट होगा बिजनेस के अंदर, सबसे पहला होगा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिजनेस। दूसरा ट्रेड। तीसरा कॉमर्स, बड़े लेवल पे हो रहा है तो। चौथा प्रोफेशन। पांचवा पॉइंट क्या होगा जी? बिना देखे बताना है। पांचवा पॉइंट क्या होगा? पांचवा पॉइंट होगा एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अबव और एडिशनल। एडिशनल का मतलब हमने समझा था क्या होता है। एडिशनल किसका मतलब होता है? एंसिलरी का मतलब। एंसिलरी का मतलब एडिशनल होता है। ब्रैकेट में मैं इसके एडिशनल लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको। इसका एग्जांपल क्या बताया था? बताइए। सर्विस, एंसिलरी मतलब एडिशनल। काउंसलिंग सर्विस बाय सीए other than main कोचिंग सर्विस, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस। अगर कोई शॉपकीपर दे रहा है, मोबाइल शॉप वाला ओनर दे रहा है मोबाइल रिपेयरिंग सर्विसेज अदर देन सेलिंग मोबाइल, मेन एक्टिविटी से हटके, तो वही बिजनेस होता है। एक आपने बताया किसी ने भी वोकेशन, जी हाँ वोकेशन भी है। When you turned your profession into passion into profession, आप पेंटिंग अच्छा करते थे, पेंटिंग अच्छा करते करते नाउ यू बिकम अ गुड पेंटर। पेंटर का मतलब क्या होता है? जो दीवारों पेंट करते नहीं, वो नहीं। आप एक अच्छा गाना गाते थे, अ गुड सिंगर, वो बिकेम गुड आर्टिस्ट, यानी कि वो आर्टिस्ट बन गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है अगला पॉइंट जो भी बिजनेस में था, बिना देखे बोलना है। बताइए। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, प्रोफेशन हो गया, वोकेशन हो गया,
ट्रांजैक्शन ऊपर से संबंधित कोई और सी अगर वो भी आती है वो बिजनेस होता है। और क्या था बिजनेस? और क्या था बिजनेस? सर वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी और कंटिन्यूटी। एनी वॉल्यूम, इसका मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपए, और 5,000 रुपए, चाहे इतनी वॉल्यूम हो। और क्या था दूसरा पॉइंट? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 22 अप्रैल को मान लीजिए 15 बिल्स प्रिंट हुए, चाहे इतना हो, या फिर 23 अप्रैल को नो बिल्स प्रिंट। ये एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी का। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, बट कंटिन्यूटी का मतलब है कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली अगर ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली सेल्स हैपनिंग और नॉट, चाहे हो या ना हो, वो भी बिजनेस है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताइए नेक्स्ट? बिना देखे बोलना है, वॉल्यूम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, कंटिन्यूटी भी हो गया। एडवांस एक्टिविटी। एडवांस एक्टिविटी मैंने बोलेगा, मुझे देखना पड़ेगा सर। हाँ, एडवेंचर एक्टिविटी ना, एडवेंचर एक्टिविटी। investing money with a chance of might click business। wager, इसमें हम गैम्बलिंग लिख लेते हैं, गैम्बलिंग भी बिजनेस का पार्ट हो गया। और उसके बाद क्या था? सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स टू स्टार्ट बिजनेस एंड सडनली sold it to close business। ये भी बिजनेस का पार्ट है। RWA providing services to its members, ये भी बिजनेस का पार्ट है। एंट्री ऑफ, थोड़ा एग्जांपल में भी लिखते हैं, एंट्री ऑफ एनी किड इन वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, बिजनेस का पार्ट है। सर्विस CA appointed as director on his own client company, ये बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़े से एग्जांपल में लिख लेता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पतंजलि। ट्रेड में एग्जांपल लिख लेते हैं, टू मोबाइल शॉप। कॉमर्स में एग्जांपल लिख लेते हैं, अमेज़न। प्रोफेशन में एग्जांपल लिख लेते हैं, CA, रजत, मोगा। ठीक है, ये सब एग्जांपल हमने लिख दिए। डन। तो ये सब का सब आज हमने पढ़ा बिजनेस के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को
क्या करना है, सैटरडे के अंदर हम जीएसटी का प्रैक्टिकल करेंगे टैली के अंदर। तो सैटरडे की क्लास मिस मत करना, सैटरडे भी 1.5 घंटे का सेशन होगा, उसमें हम जीएसटी के प्रैक्टिकल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ थ्योरी का रहता है तो उसको हम बाद में कवर अप करेंगे। थ्योरी हमारा कुछ ज़्यादा ही हो गया, थ्योरी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फ्राइडे को और थर्सडे, यानी कि थर्सडे आज का होमवर्क मैं इवनिंग में सेंड करूंगा। जो भी इसका होमवर्क बनता है वही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, और जो इससे पहले का होमवर्क है वो आपको भेजना है। और सैटरडे को हम जीएसटी का प्रैक्टिकल करेंगे टैली में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।